नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी अब्दुल की है। एक ऐसा सच जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और सांसें भारी हो जाती है। नए साल की खुशी, दोस्तों की हंसी और बाइक राइड का जोश, सब कुछ एक ही रात में दहशत में बदल गया। हम जिस रास्ते से गुजरे वो सिर्फ जंगल नहीं था, वो ऐसा रास्ता था जहां डर जिंदा था और इंसानों की आहट पहचानता था। ये कोई अफवाह नहीं, कोई कहानी नहीं। जो कुछ हुआ वो मैंने खुद झेला है। मदद की चीखें, अंधेरे में पीछा करती परछाइयां और एक ऐसी मौजूदगी जो सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से डराती थी। कुछ आवाजें इंसान को बुलाती नहीं हैं, वो फंसाने आती हैं। और कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां से लौटकर इंसान वही नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, तो ये कहानी सुनने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ना तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, ना किसी इंटरनेट फोरम से उठाई गई कहानी। ये मेरी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। दिसंबर 2024 की ठंडी रातें, महाराष्ट्र के कोकण का इलाका, और एक ऐसा सफर जो नए साल की खुशियों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन डर की ऐसी छाया छोड़ गया कि आज भी अकेले वॉशरूम जाना मुश्किल लगता है। हम सब दोस्त थे, बचपन से साथ घूमने फिरने, हंसने मजाक करने वाले। हमें कभी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं रहा। हमें लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है। पर उस ट्रिप ने हमारे इस भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है, भाई कभी कुछ अजीब देखा है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही जली हुई दीवारों वाला घर, जंगल की वो चीखें और वो साया घूम जाता है। सब कुछ शुरू हुआ एक आम सी प्लानिंग से। मैं, साद, नावेद, जोहेब और सैफ, हम 5 दोस्त, सभी नवी मुंबई के रहने वाले। नए साल के लिए कुछ अलग करने का मन था। भीड़ भाड़, क्लब्स और शोर शराबे से दूर, बस बाइक, खुली सड़कें और सुकून। कई जगहों पर बात हुई, लेकिन आखिर में एक ही नाम सबको सही लगा, श्रीवर्धन। समुंदर, पहाड़ और सर्दियों में कोंकण की हवा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसी तालुका में एक छोटा सा गांव था, जसवली। वहां हमारे दोस्त बाबू का घर था। उसने कहा, मेरे यहां रहो, शांति भी मिलेगी और खर्चा भी बचेगा। बस यही बात हमें चाहिए थी। हमने तय किया 29 दिसंबर को निकलेंगे, 2-3 दिन रुकेंगे और 1 जनवरी को वापस। प्लान बनते ही जैसे किस्मत ने खेल खेलना शुरू कर दिया। 29 दिसंबर से ठीक 2 दिन पहले हमारी 3 दोस्त किसी न किसी वजह से पीछे हट गए। किसी को घर की समस्या, किसी को काम। अक्सर ऐसा होता है, प्लान बड़ा होता है लेकिन आखिर में गिनती के लोग ही बचते हैं। हम 5 ही बचे। मैंने मजाक में कहा, चलो कम लोग मतलब ज्यादा मजा। किसे पता था कि यही कम लोग होने की बात आगे चलकर कितनी भारी पड़ने वाली है। हमने अपने बैग तैयार किए, बाइक सर्विस करवाई, हेलमेट और जैकेट निकाले। किसी ने नहीं सोचा था कि इस ट्रिप से हम सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि कुछ ऐसी यादें लेकर लौटेंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 29 दिसंबर सुबह 7 बजे। नवी मुंबई की सड़कें ठंडी और खाली थीं। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। हम सब अपनी अपनी बाइक्स पर सवार थे। 170 किलोमीटर का सफर था, लेकिन जोश इतना था कि थकान का ख्याल ही नहीं आया। रास्ते में पहाड़, समुंदर, छोटे गांव, चाय की टपरी, वड़ा पाव, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह चल रहा था। हर थोड़ी देर में हम रुकते, फोटो खींचते, हंसते। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था, भाई ये ट्रिप जिंदगी की बेस्ट ट्रिप होने वाली है। शाम के करीब 4 बजे हम जसवली पहुंचे। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबू का घर गांव के एक शांत कोने में था। सामने खुला आंगन, साइड में पेड़ और सामने ही वो घर। पहली नजर में ही मेरी नजर उस पर अटक गई। एक पुराना खंडर सा मकान, दीवारों पर जले हुए निशान, टूटा हुआ दरवाजा और अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर हमें घूर रहा हो। हम सब चाय पीते ले वहीं बैठे थे। मैंने बाबू से पूछा,
ये सामने वाला घर किसका है? बाबू ने नजर चुराते हुए कहा। छोड़ो ना, पुराना खंडर है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे पहली बार अजीब लगा। घर के अंदर एक और चीज थी, वो औरत, बाबू की मां की कोई दूर की रिश्तेदार। वो हमसे नजर तक नहीं मिलाती थी, न कोई सवाल न कोई मुस्कान। दिन ढलते ही वो घर के बाहर वोटा में खड़ी होकर सामने वाले खंडहर को देखती रहती, 1 घंटे 2 घंटे बिना हिले। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने बाबू से धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? उसने बस इतना कहा, खाना खा लो, सो जाओ। उस रात पहली बार मुझे लगा हम किसी गलत जगह आ गए हैं। रात का खाना, हल्की बातें और फिर सोना। घर छोटा था, सबके गद्दे एक ही कमरे में बिछे थे। उस औरत का गद्दा हमसे कुछ ही दूरी पर था। नींद तो आई, लेकिन मन बेचैन था। लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई देख रहा है। मैंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज किया। किसे पता था कि अगली सुबह सब कुछ बदलने वाली थी। 30 दिसंबर सुबह 6:30। मेरी नींद खुली। साद मेरे पास सो रहा था। मैंने कहा, ग्रैंडपा चल वॉशरूम चलते हैं। तभी हमने देखा वो औरत उठी और तेजी से किचन की तरफ गई। हमें लगा चाय बनाने गई होगी, लेकिन जो हमने आगे देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। किचन खाली था, दरवाजा अंदर से बंद, वॉशरूम की तरफ जाने वाला गेट बाहर से लॉक। फिर वो गई कहां? और सबसे डरावनी बात, कुछ सेकंड बाद हमने उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने उस दिन पहली बार डर को महसूस किया। हम चुपचाप वापस आकर लेट गए। कुछ देर बाद वो औरत आई, गद्दे पर बैठी और तकिए से अपना सिर मारने लगी। कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने चादर से झांक कर देखा। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में कैद है। यहीं से मुझे यकीन हो गया, ये ट्रिप सिर्फ घूमने की नहीं थी, कुछ और हमारे इंतजार में था। उस सुबह के बाद मैं दोबारा सो नहीं पाया। जिस औरत को हमने सिर पटकते हुए देखा था, वो अब शांत लेटी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। बाहर गांव की आवाजें आ रही थीं, मुर्गे की बांग, किसी बर्तन की खनक, दूर कहीं किसी बच्चे की आवाज। लेकिन हमारे भीतर एक अजीब सन्नाटा भर चुका था। साद मेरी तरफ देखकर बिना बोले समझ गया कि जो हमने देखा वो सामान्य नहीं था। हम दोनों ने तय किया कि अभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। डर था कि कहीं बाबू को बुरा न लग जाए या बात बेवजह बढ़ न जाए। लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर वो औरत वॉशरूम तक पहुंची ही नहीं थी, तो हमने उसे जाते हुए कैसे देखा? मैं बार बार उस रास्ते को दिमाग में दोहराता रहा। आंगन, किचन, बाहर जाने वाला दरवाजा, सब कुछ हमारी आंखों के सामने था। कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ अंधेरे से नहीं आता। डर तब आता है जब तर्क खत्म हो जाए। नाश्ते के समय सब दोस्त हंस बोल रहे थे। जोहेब और सैफ अगले दिन के प्लान पर चर्चा कर रहे थे। नावेद हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ देख रही थीं। मैंने बाबू को गौर से देखा। वो सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो औरत भी किचन में काम कर रही थी। चाय, पोहे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। उसके चेहरे पर ना कोई दर्द, ना कोई पागलपन। अगर मैंने सुबह वो सब ना देखा होता तो शायद मुझे भी लगता कि हम वहम में थे, लेकिन मैं जानता था वो वहम नहीं था। हम सब ने नाश्ता किया और फिर आसपास घूमने निकल गए। समुंदर, छोटी सड़कें, नारियल के पेड़, हर चीज सुंदर थी, लेकिन मेरे अंदर का डर मेरे साथ चल रहा था। जहां भी मैं जाता, वो जला हुआ घर मेरी आंखों के सामने आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर और उस औरत के बीच कोई अनकहा रिश्ता है। शाम को जब हम लौटे, सूरज ढल रहा था और ठीक उसी वक्त वही नजारा दोबारा सामने आया। वो औरत, वही वोटा, वही खामोशी और सामने वही खंडहर। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। मैंने घड़ी देखी, पूरे 2.5 घंटे तक वो वहीं खड़ी रही। ना किसी से बात, ना कोई हरकत। हवा चल रही थी, लेकिन उसका दुपट्टा तक नहीं हिल रहा था। मैंने बाबू से आखिरी बार पूछा, भाई सच बताओ, क्या चक्कर है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। बस बोला, अब्दुल्ला, कुछ चीजें पूछने से बेहतर है उन्हें छोड़ देना। उस एक लाइन ने मेरे दिल में डर की जड़ें और गहरी कर दी।
उस रात हम देर तक बातें करते रहे, लेकिन कोई भी उस औरत या उस घर का जिक्र नहीं कर रहा था। सबको महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाना चाहता था। मैं बार बार खुद से कह रहा था, कल चले जाएंगे, बस एक रात और। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगला दिन ट्रैकिंग में निकल गया। थकान इतनी थी कि डर कुछ देर के लिए दब गया, लेकिन जैसे ही रात हुई मुझे लगा जैसे कोई चीज फिर से जाग गई हो। 31 दिसंबर की रात शांत थी, बहुत ज्यादा शोर नहीं, न कोई पार्टी। हमने सोचा था नया साल यहीं मनाएंगे, लेकिन तभी बाबू के फोन पर कॉल आया। फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, 17 किलोमीटर दूर एक उर्स है, कव्वाली नाइट है। मेरे अंदर कहीं कुछ हिल गया। जंगल, रात और अनजान रास्ता। लेकिन फिर सोचा, शायद यही बदलाव हमें इस माहौल से बाहर निकाले। हमने तय किया, चलेंगे। रात 9:30 बजे बाइक स्टार्ट हुई। जंगल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते पर अंधेरा गहराता जा रहा था। कव्वाली की जगह पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। रोशनी, लोग, आवाजें, दिल को थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा, शायद डर पीछे छूट गया। मुझे नहीं पता था कि असली डर तो यहीं से शुरू होने वाला था। 11:15 बजे मैं बाहर आया, फोन पर बात करने। कव्वाली पीछे बज रही थी, लेकिन जंगल सामने खड़ा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, रोशनी पीछे छूटती गई। 11:15 बजे नया साल शुरू हुआ, और उसी पल मैंने वो आवाज सुनी, मराठी में मदद की पुकार, दर्द से भरी। पहले सामने से, फिर पीछे से। मेरी सांस रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ा। मैं कव्वाली के अंदर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। दोस्तों को सब बताया। नावेद का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, अब बाहर मत जाना। हम रुके रहे। रात 2 बजे हम निकले, लेकिन वापसी का रास्ता हमारी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला था, जिसकी शुरुआत जंगल की उस सड़क से हुई। मेरा नाम अब्दुल्ला है, और जिस रात की मैं बात कर रहा हूं, वो रात सिर्फ एक नए साल की रात नहीं थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन चुकी थी। कव्वाली खत्म होने ही वाली थी। अंदर अभी भी रोशनी थी, लोग बैठे थे, लेकिन मेरे दिल की धड़कन सामान्य नहीं हो पा रही थी। मैंने जो जंगल के पास सुना था, वो किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही थी। दर्द था उसमें, लेकिन उस दर्द में एक अजीब सी खिंचाव भी था, जैसे कोई जानबूझकर बुला रहा हो। मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया था। साद, जुहेब और सैफ ने मजाक में बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन नावेद का चेहरा देखकर मुझे समझ आ गया कि मामला उतना आसान नहीं है। वो बहुत ध्यान से सुन रहा था, बिना एक शब्द बोले। थोड़ी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, अब यहां से निकलना सही रहेगा। रात के करीब 2 बज चुके थे। कव्वाली लगभग खत्म हो चुकी थी। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया था। जैसे ही हम बाहर निकले, ऐसा लगा मानो रोशनी के एक छोटे से टुकड़े से निकलकर सीधे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ जंगल, सन्नाटा और सिर्फ हमारी बाइकों की हल्की आवाज। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम किसी आम रास्ते पर नहीं जा रहे थे, बल्कि ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे थे जहां से लौटना आसान नहीं होता। बाबू ने तभी कहा कि हम उसी रास्ते से वापस ना जाएं जिससे आए थे। उसने बताया कि एक दूसरा रास्ता है, थोड़ा छोटा है और जल्दी जसवली पहुंचा देगा। उस समय किसी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस घर पहुंचना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हमने उस कच्चे संकरे रास्ते पर बाइक मोड़ी, मेरे अंदर कुछ बैठ सा गया। सड़क के बाईं तरफ घना जंगल था, इतना घना कि बाइक की हेडलाइट भी अंदर तक नहीं जा पा रही थी। दाईं तरफ थोड़ी दूरी पर बहते पानी की आवाज आ रही थी, शायद कोई नदी या झरना। आसमान में बादल थे, चांद भी साफ नहीं दिख रहा था। पूरी दुनिया जैसे सिर्फ हमारे लिए अंधेरी कर दी गई हो। हम 3 बाइक और एक स्कूटर पर थे। बाबू स्कूटर चला रहा था, मैं अकेला अपनी बाइक पर था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, दिल और तेज धड़कने लगा। जंगल की खामोशी डरावनी थी। कोई कीड़ा, कोई जानवर तक आवाज नहीं कर रहा था, बस हमारी बाइकों की आवाज और हेलमेट के अंदर अपनी सांसों की गूंज। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, पेड़ों के पीछे से, अंधेरे के भीतर से। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम की और साथ को आवाज दी। डर अब मजाक नहीं रह गया था, वो बिल्कुल असली हो चुका था। जैसे ही मैंने बाइक की स्पीड कम की और साथ को आवाज दी, मेरे अंदर का डर और साफ हो गया। साथ पीछे बैठा था।
उसका हेलमेट मेरे हेलमेट से टकरा रहा था, जिससे मुझे एहसास हो रहा था कि वो भी उतना ही घबराया हुआ है जितना मैं। हमने थोड़ी दूरी पर बाकी दोस्तों को रुकने का इशारा किया। सबने अपनी अपनी बाइक धीमी कर ली, लेकिन किसी ने पूरी तरह रोका नहीं। नावेद पीछे था, वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के जंगल की तरफ से एक तेज और दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वो साफ तौर पर किसी औरत की आवाज थी, मराठी में मदद की पुकार। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने जोर से पूछा, ग्रांडपा, तुमने सुना? साद ने सिर्फ सिर हिलाया, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। उस आवाज में अजीब बात यह थी कि वो बहुत दूर से भी लग रही थी और बहुत पास से भी, जैसे आवाज जंगल के अंदर घूम रही हो। अगले ही पल नावेद तेज आवाज में चिल्लाया, कोई नहीं रुकेगा, सीधा चलाते रहो। उसके लहजे में डर नहीं था, बल्कि हुक्म था। हमने उसकी बात मानी और बाइक आगे बढ़ा दी, लेकिन मेरा मन बार बार पीछे मुड़कर देखने को कर रहा था। मैं खुद को रोक रहा था, क्योंकि अंदर से लग रहा था कि अगर पीछे देखा तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। हम मुश्किल से 5 मिनट ही आगे बढ़े होंगे कि वही आवाज दोबारा आई, इस बार और ज्यादा तेज। फर्क बस इतना था कि अब वो आवाज बाईं तरफ से नहीं, बल्कि बिल्कुल हमारे बराबर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ जंगल के अंदर दौड़ रहा हो। मेरी बाइक के हेडलाइट की रोशनी पेड़ों के तनों से टकरा रही थी, लेकिन जंगल के अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साद ने धीरे से कहा, अब्दुल्ला, ये इंसान नहीं हो सकता। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था हेलमेट के बाहर भी सुनाई दे रहा होगा। तभी नावेद फिर चिल्लाया, किसी भी हालत में जंगल की तरफ मत देखना, नाम पुकारे तो जवाब मत देना। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को सीधा आगे देखने पर मजबूर किया, लेकिन आंखों के कोने से मुझे कुछ हरकत महसूस हुई, जैसे कोई काला साया पेड़ों के बीच तेजी से सरक रहा हो। वो साया हमारी स्पीड से मेल खा रहा था। अब डर पूरी तरह हावी हो चुका था। ये कोई आम रास्ता नहीं था और ये कोई आम रात भी नहीं थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि हम किसी ऐसी चीज के इलाके से गुजर रहे थे जहां इंसानों का होना पसंद नहीं किया जाता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क और भी संकरी होती चली गई। पेड़ अब इतने पास आ गए थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे रास्ते को निगल लेना चाहते हों। अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी थोड़ी दूर जंगल के अंदर पड़ी और उसी पल मैंने उसे साफ देखा। वो कोई पूरा इंसानी शरीर नहीं था, लेकिन पूरी तरह परछाई भी नहीं। एक लंबा टेढ़ा सा साया जो पेड़ों के बीच अस्वाभाविक तेजी से दौड़ रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, उसके पैर जमीन पर ठीक से पड़ते ही नहीं दिख रहे थे। मेरी सांस अटक गई। मैंने साद से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसी वक्त वो साया अचानक हमारी बराबरी पर आ गया, जंगल के अंदर, हमारी बाइक के साथ साथ। उसकी रफ्तार बिल्कुल हमारी जैसी थी। चाहे हम स्पीड बढ़ाते या कम करते, वो भी वैसा ही करता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये मुमकिन नहीं है। कोई इंसान इतनी देर तक जंगल के अंदर इस तरह नहीं दौड़ सकता। और फिर वो आवाज, वही दर्द भरी टूटी हुई आवाज अब साफ शब्दों में कह रही थी, थंबा, मला मदद कर, मदद करो। उस पल मेरा दिल चाहता था कि मैं बाइक रोक दूं, लेकिन अंदर से कोई और ही आवाज चिल्ला रही थी, अगर रुके तो यहीं खत्म हो जाओगे। मैंने हिम्मत करके बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। साद ने पीछे से मेरी जैकेट कसकर पकड़ ली। मुझे उसके हाथों का कांपना महसूस हो रहा था। आगे बाबू का स्कूटर पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो डर के मारे सही से संतुलन भी नहीं बना पा रहा है। तभी मैंने देखा कि साया अब हमारे पीछे नहीं, बल्कि थोड़ा आगे जंगल के अंदर दौड़ रहा था, जैसे रास्ता काट रहा हो। उसी पल नावेद की आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा तेज और सख्त, अब्दुल्ला, स्पीड कम मत करना, कुछ भी हो सीधे चलते रहो। मैंने उसकी बात मानी, लेकिन तभी 1 सेकंड के लिए मेरी नजर दाईं तरफ चली गई। वहां जंगल के अंदर पेड़ों के बीच वही साया रुका हुआ था। उसने अपना सिर हमारी तरफ मोड़ा। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पर खालीपन देखा, ऐसा खालीपन जैसे आंखें कभी थी ही नहीं। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। उस एक नजर ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत तोड़ दी। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एहसास था कि हम किसी ऐसी चीज के बहुत करीब आ चुके हैं जिसे इंसानी दुनिया की कोई समझ नहीं बांध सकती।
हम लगभग 9 किलोमीटर जंगल के अंदर आ चुके थे। न कोई घर, न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई इंसानी आवाज, सिर्फ पेड़ों की कतारें और उनके बीच से आती सड़ी हुई मिट्टी की गंध। मेरी आंखें अब दर्द करने लगी थीं, क्योंकि मैं पलक झपकाए बिना सड़क को देख रहा था। तभी अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी कुछ अलग चीज से टकराई। सड़क के बीचों बीच थोड़ी दूरी पर 2 लड़के दिखाई दिए। एक ने हुडी पहनी थी, दूसरा सिर्फ टी शर्ट में था। दोनों अपनी अपनी बाइक को धक्का मारते हुए आगे बढ़ा रहे थे। उनकी बाइक्स बहुत पुरानी थीं, इतनी कि लोहे पर जंग की मोटी परत साफ दिख रही थी। पहियों से अजीब सी चरमराहट की आवाज आ रही थी। इस सुनसान जंगल में रात के 2 बजे 2 लड़के, वो भी बिना किसी रोशनी के, ये बात ही अपने आप में गलत लग रही थी। मैंने अनजाने में बाइक की स्पीड कम कर दी। इंसानी आदत होती है किसी मुसीबत में पड़े को देखकर रुक जाना, लेकिन उसी पल पीछे से नावेद की कड़क आवाज आई, अब्दुल्ला मत रोकना, सीधा निकालो यहां से। उसकी आवाज में चेतावनी नहीं, डर था। मैंने हैंडल कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गया, लेकिन मन बार बार उन्हीं 2 आकृतियों की तरफ खिंच रहा था। जैसे ही हम उनके पास से गुजरे, न जाने क्यों मैंने हल्का सा सिर घुमा लिया, बस एक झलक के लिए। और वही झलक मेरी जिंदगी की सबसे भारी गलती बनते बनते रह गई। उन दोनों के चेहरे, वो चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी त्वचा काली नहीं बल्कि खोखली लग रही थी, जैसे चेहरे पर मांस नहीं, सिर्फ साया चढ़ा हो। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे जिनमें कोई चमक नहीं थी। मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने तुरंत नजर वापस सड़क पर टिका ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे से मैंने देखा कि जोहेब और सैफ की बाइक भी निकल गई, लेकिन बाबू का स्कूटर धीमा हो गया था। वो दोनों लड़के अचानक रुक गए। हुडी वाला अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन टी शर्ट वाला धीरे धीरे बाबू की तरफ मुड़ा। उसका सिर अस्वाभाविक ढंग से घूम रहा था। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे बाबू को रुकने का इशारा कर रहा हो। उस हाथ की हालत, वो हाथ सड़ा हुआ लग रहा था, जैसे त्वचा गल चुकी हो। हम सब चिल्लाए, बाबू भाग! लेकिन बाबू जड़ हो चुका था। उस पल मुझे एहसास हुआ, अब ये रास्ता सिर्फ डरावना नहीं रहा, अब ये रास्ता जानलेवा बन चुका था। हम सब चीख रहे थे, लेकिन बाबू जैसे पत्थर का बन चुका था। उसका स्कूटर चालू था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें उस टी शर्ट वाले लड़के के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो लड़का अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि बाबू कहीं भाग नहीं सकता। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। पास आने पर उस हाथ की बदबू तक महसूस होने लगी, सड़ी हुई गीली मिट्टी जैसी। इसी पल नावेद ने अपनी बाइक बाबू के स्कूटर के बिल्कुल पीछे रोक दी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त था, जैसे डर से आगे निकल चुका हो। उसने गले से वो छोटा सा तावीज निकाला, जिसे मैं पहले कई बार देख चुका था, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया था। नावेद ने कुछ बुदबुदाया। शब्द समझ नहीं आए, लेकिन आवाज में अजीब सी मजबूती थी। फिर उसने वो तावीज पूरी ताकत से उस लड़के की तरफ फेंक दिया। तावीज उसके सीने से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा, और उसी पल वो लड़का वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसका हाथ हवा में ही थम गया। उसके मुंह से एक गहरी दर्द भरी आवाज निकली, लेकिन चीख नहीं, जैसे कोई अंदर ही अंदर टूट रहा हो। नावेद ने जोर से चिल्लाया, बाबू अभी! नावेद की आवाज जैसे बाबू के दिमाग में हथौड़ी की तरह लगी। वो एक झटके में होश में आया। नावेद ने आगे बढ़कर उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, स्कूटर चला! और बाबू ने चला दिया। स्कूटर आगे उछला। हम सब ने भी अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड पूरी ताकत से बढ़ा दी। उसी पल मैंने देखा कि हुडी वाला लड़का जब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक हिलने लगा। वो नावेद की तरफ मुड़ा और तेजी से दौड़ा। उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। नावेद ने 1 सेकंड भी पीछे नहीं देखा। वो पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ाने लगा। हम सब एक लाइन में बिना रुके, बिना बोले बस भाग रहे थे। जंगल की चीखें, हवा की सनसनाहट और हमारे इंजनों की आवाज सब आपस में घुल गए थे। करीब 10 मिनट बाद दूर कहीं एक घर की हल्की रोशनी दिखी, फिर दूसरा, फिर एक पक्का रास्ता। जैसे ही हम गांव की सीमा में घुसे, वो सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। हम सीधे बाबू के घर पहुंचे, बाइक बंद की और एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम जिंदा थे, बस यही काफी था। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं
जहां अगर सही वक्त पर पलट न जाओ तो इंसान वापस इंसान बनकर नहीं लौटता। उस रात के बाद हम सब अपने अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन असल में कोई भी घर वापस नहीं लौटा था। मैं जब सुबह उठा तो लगा जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। आंखें खोलते ही सिर में तेज चक्कर आया और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। मां ने माथा छुआ तो घबरा गई। बुखार बहुत तेज था, लेकिन यह सामान्य बुखार जैसा नहीं था। आंख बंद करते ही वही जंगल दिखने लगता, वही सड़क, वही दो चेहरे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। सांस पूरी नहीं आ रही थी। मां बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा? लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मुंह खुलता था पर आवाज नहीं निकलती थी। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। शरीर में अजीब सी ठंड उतर आई थी, जबकि बाहर धूप थी। मुझे लग रहा था कोई बार बार मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। शब्द समझ नहीं आते थे, बस एक भारी सी आवाज थी जो मेरे दिमाग को दबा रही थी। शाम को बाबू का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अब्दुल्ला, मेरी हालत भी ठीक नहीं है। रात से उल्टियां हो रही हैं और दीवार पर कोई परछाई दिख रही है। फोन रखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था। जो भी उस रास्ते से गुजरा था, कुछ न कुछ खो चुका था। रात होते होते हालत इतनी बिगड़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने में भी डर लगने लगा। कमरे की लाइट जली हुई थी, फिर भी हर कोना अंधेरा लग रहा था। दीवारों पर परछाइयां हिलती हुई महसूस हो रही थीं, जैसे कोई वहां खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। करीब 12 बजे अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन ठंड अंदर तक चुभ रही थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को छू लिया हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। उसी पल मेरे कान के पास साफ साफ एक औरत की आवाज आई, धीमी, भारी और बेहद पास। रास्ता गलत चुना था। मेरी सांस अटक गई। मैं चीखना चाहता था, मां को बुलाना चाहता था, लेकिन पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ सेकंड बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। आवाज भी गायब हो गई। मैंने कांपते हुए आंखें खोली। कमरा वैसा ही था, लेकिन मेरे पैरों के पास फर्श पर गीले मिट्टी के निशान थे, उसी मिट्टी जैसे जंगल के रास्ते पर थी। अगली सुबह मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाया गया। रास्ते भर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, लेकिन हर बार मुड़कर देखने पर कुछ नहीं दिखता। क्लिनिक की सफेद दीवारें और दवाइयों की गंध भी मुझे राहत नहीं दे पा रही थी। डॉक्टर ने बुखार, ब्लड प्रेशर, आंखें सब चेक किया, फिर माथे पर शिकन डालकर बोला, फिजिकली तो सब नॉर्मल है। उसका ये कहना मुझे अंदर से हिला गया। अगर सब नॉर्मल था तो ये डर, ये ठंड, ये आवाजें क्या थीं? उसने कुछ विटामिन्स और नींद की दवा लिख दी और कहा कि ज्यादा सोचने से ऐसा हो जाता है। मां ने भरोसा कर लिया, लेकिन मेरे दिल में कुछ बैठ चुका था। ये बीमारी दवा से ठीक होने वाली नहीं थी। घर लौटते ही नावेद का मैसेज आया। उसने सिर्फ इतना लिखा था, अब्दुल्ला, आज शाम मिलना जरूरी है। शाम को जब हम मिले तो नावेद बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला। उसने धीरे से कहा, कल रात वो आई थी। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा। फिर बोला, अगर आज भी उसे नहीं रोका तो हम में से कोई एक नहीं बचेगा। नावेद हमें शहर के पुराने हिस्से में ले गया, जहां तंग गलियों के बीच एक बहुत पुराना मकान था। मकान के बाहर नीम का पेड़ था, जिसकी जड़ें दीवारों को जकड़े हुए थीं। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे, उसने बिना देखे कहा, जंगल तुम्हारे साथ घर आ गया है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आंखें खोलीं और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ यकीन था। उसने कहा, तुमने जिस रास्ते से सफर किया, वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। वो राहगीरों को नहीं, गुनहगारों को नहीं, डरने वालों को चुनती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? औरत ने जमीन पर उंगली से गोला बनाया और कहा, क्योंकि तुमने उसे देख लिया।
उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। उसने आगे कहा, आज रात वो फिर आएगी, इस बार सिर्फ देखने नहीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मैंने महसूस किया अब ये कहानी मेरे बस की नहीं रही थी। अब ये सामना होना तय था। हम उस बूढ़ी औरत के घर से निकले तो सूरज ढल चुका था। आसमान में अजीब सा लालपन फैल रहा था, जैसे आने वाली रात पहले ही खून से रंगी हो। मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब बेचैनी भी थी। घर पहुंचते ही मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए। मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो मेरी हालत देखकर खुद ही डर गई थी। रात गहराने लगी। घड़ी की हर टिक पिक मेरे दिल की धड़कन के साथ टकरा रही थी। मुझे याद आ रहे थे उस औरत के शब्द, आज रात वो आएगी। करीब 11 बजे अचानक लाइट झपकने लगी। पंखा धीमा पड़ गया। हवा में वही सड़ी हुई मिट्टी की गंध फैल गई जो जंगल में थी। मेरा गला सूख गया। मैं बिस्तर पर बैठा था कि तभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। टक टक, जैसे कोई नाखून से लकड़ी खुरच रहा हो। मैं हिम्मत करके उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे। अंदर से आवाज आई, वही भारी औरत की आवाज, अब्दुल्ला। मेरा नाम। उसने मेरा नाम लिया था। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये अब कोई सपना नहीं था, ये मुझे लेने आई थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उस आवाज से भाग भी नहीं पाया। वो आवाज दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल रही थी। तुमने मुझे देखा था, वो बोली, अब तुम मुझे भूल नहीं सकते। अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में मुझे सामने एक परछाई दिखी। धीरे धीरे वो परछाई आकार लेने लगी। वो औरत अब सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और आंखें इतनी गहरी कि उनमें नीचे कोई अंत नहीं दिखता था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार से टकरा गया। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लगा वो आवाज सुन लेगी। वो मेरे और करीब आई। ठंड इतनी बढ़ गई कि दांत बजने लगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वही सड़ा हुआ, मिट्टी से सना हुआ हाथ। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन जो भी याद आया बुदबुदाने लगा। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अब्दुल्ला, दरवाजा खोल। ये आवाज नावेद की थी और उसी पल वो परछाई पीछे हट गई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया हो। मैं जमीन पर बैठ गया, कांपता हुआ। मुझे समझ आ गया था, ये बस शुरुआत थी। नावेद ने दरवाजा बंद करते ही जेब से वही पुराना ताबीज निकाला जो उसने जंगल में इस्तेमाल किया था। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन इस बार वो डरा हुआ भाग नहीं रहा था। उसने कहा, अब्दुल्ला, ये जो हमारे पीछे पड़ी है, ये कोई आम आत्मा नहीं है। उसने बताया कि जंगल वाला रास्ता पहले एक पुरानी बस्ती हुआ करती थी। सालों पहले वहां एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि लोग उससे डरते थे। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी, जो भी उस रास्ते से डर लेकर गुजरेगा वो उसके साथ चलेगी। मैं सुनते सुनते सुन्न हो गया। मुझे याद आया जंगल में वो पहली ठंड, वो पहली गंध। डर तो सबसे पहले मेरे ही दिल में बैठा था। नावेद ने जमीन पर नमक से एक गोल घेरा बनाया और मुझे उसके बीच बैठा दिया। उसने कहा, जब तक सुबह नहीं हो जाती बाहर नहीं निकलना, चाहे जो दिखे, चाहे जो सुने। कमरे की हवा फिर भारी होने लगी। दीवारों पर साएं हिलने लगे। मुझे लगा जैसे कोई बाहर से दरवाजा पीट रहा हो। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं, मैं उसी घेरे में बैठा रहा। डर के साथ पहली बार मेरे अंदर गुस्सा भी था। आधी रात के बाद उसकी मौजूदगी और तेज हो गई। दीवारें ठंडी पड़ गईं और छत से मिट्टी झरने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो बाहर खड़ी है। फिर उसकी आवाज आई, इस बार गुस्से में, तुम बच नहीं पाओगे। नावेद ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तावीज गर्म हो गया, जैसे उसमें आग भर गई हो। अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरे कान बज उठे।
मैंने आंखें खोली तो देखा कमरे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। डरावना नहीं, बल्कि दर्द से भरा हुआ। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने कहा, मुझे किसी का डर नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। उस पल मुझे समझ आया, वो हमें मारने नहीं, अपने डर को हमारे अंदर छोड़ने आई थी। नावेद ने धीरे से कहा, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये डर पीढ़ियों तक चलेगा। कमरे की ठंड अचानक कम होने लगी। वो औरत पीछे हटने लगी, जैसे कमजोर पड़ रही हो, लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अंत अभी नहीं है। उस औरत के जाते ही कमरे की हवा अचानक सामान्य हो गई, लेकिन मेरे शरीर का कांपना बंद नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह किसी ने निचोड़ दी हो। नावेद फर्श पर बैठ गया, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने कहा, आज अगर ताबीज काम नहीं करता तो शायद तुम सुबह नहीं देखते। मैंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन गले से नीचे कुछ नहीं उतर रहा था। बाहर मुर्गे की आवाज आने लगी थी। सुबह होने वाली थी, मगर मेरे लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हल्की रोशनी कमरे में फैली, मैंने देखा कि जहां नमक का घेरा था, वहां काले पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान मेरे पास आकर रुक गए थे। मैं समझ गया, वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। नावेद ने कहा, डर को अपने अंदर मत बसने देना, यही उसका रास्ता है। लेकिन डर कोई स्विच नहीं होता जिसे बंद कर दो। मैंने अपनी हथेलियां देखीं, वो अब भी ठंडी थीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जंगल की वो आवाज, वो साया और ये औरत सब एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने थे। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि अब ये कहानी मुझसे जुड़ चुकी थी। हमने तय किया कि आज किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा। सुबह होते ही हमने बिना नाश्ता किए सामान समेटा। कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। बाऊ की माँ उस औरत को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, जैसे वो घर में कभी थी ही नहीं। घर के सामने खड़ा वो जला हुआ खंडर अब मुझे और साफ दिख रहा था। उसकी दीवारों पर काले धब्बे सिर्फ आग के निशान नहीं थे, वो दर्द की कहानी थे। जब हमने बाइक स्टार्ट की, मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम फुसफुसा कर पुकारा। मैंने मुड़कर नहीं देखा। नावीद की बात अब समझ आ चुकी थी। हमने गांव की सीमा पार की, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। आज भी जब रात में अकेला होता हूं, बाथरूम जाते वक्त या किसी सुनसान रास्ते पर, मुझे वही ठंड महसूस होती है। लोग पूछते हैं कि क्या सच में कुछ हुआ था? मैं बस इतना कहता हूं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनके बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहते। मैं अब्दुल्ला हूं, और जो डर उस रात मेरे साथ चला था, वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे साथ चलता है। हम जसवली गांव की सीमा पार कर चुके थे, लेकिन मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं कहीं पीछे छूट गया हूं। बाइक चला रहा था, आंखें सड़क पर थीं, मगर दिमाग में सिर्फ वही जंगल, वही आवाज और वही साया घूम रहा था। हवा अब भी ठंडी लग रही थी, जबकि सुबह की धूप निकल चुकी थी। मैंने सोचा था कि गांव से निकलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डर कोई जगह नहीं देखता, वो इंसान के अंदर बैठ जाता है। हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि कोई पीछे से देख रहा है। मैंने बार बार शीशे में झांकने की कोशिश की, लेकिन नावेद की चेतावनी याद आते ही खुद को रोक लेता। नवी मुंबई पहुंचते पहुंचते मेरी हालत और बिगड़ चुकी थी। घर पहुंचकर जब हेलमेट उतारा तो सिर जैसे भारी हो गया। माँ ने पूछा, सब ठीक है ना? और मैं बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। उस रात मुझे तेज बुखार चढ़ गया। आंख बंद करता तो वही जंगल दिखता, वही रास्ता और वही औरत की आवाज। नींद और जागने के बीच मैं कई बार चीख कर उठा। माँ, आपने सोचा सफर की थकान है, लेकिन मैं जानता था यह थकान नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक मैं अकेला नहीं रह पाता था। बाथरूम तक जाने में भी डर लगता। रात में लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं होती। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे बार बार वही बदबू महसूस होती, गीली मिट्टी और जली लकड़ी की। मैंने दोस्तों से बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं बोलते बोलते फिर उस डर को जिंदा ना कर दूं। एक हफ्ते बाद नावेद का फोन आया। उसकी आवाज भी बदली बदली थी। उसने कहा, अब्दुल्ला, तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है क्या? मैंने उसे सब बता दिया। उसने चुपचाप सुना और फिर बोला,
वो गया नहीं है, वो सिर्फ कमजोर हुआ है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। नावीद ने बताया कि कुछ आत्माएं जगह से नहीं, डर से जुड़ती हैं। जिस इंसान के अंदर डर गहरा होता है वही उनका सहारा बनता है। उसने मुझे कुछ दुआएं पढ़ने को दी और कहा कि किसी भी हालत में अकेले डर को बढ़ने मत देना। लेकिन ये बातें कहना आसान था, निभाना नहीं। एक रात लगभग 2 बजे मैंने अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी। सब सो रहे थे। मैं बिस्तर से उठा नहीं, बस कंबल के अंदर से देखता रहा। तभी मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। सांसों की आवाज बहुत पास से। उस पल मैं पूरी तरह जम गया था। अचानक वो आवाज बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीचे देखा तो फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे जसोली में थे। मैं वहीं बैठ गया। अब कोई शक नहीं बचा था कि यह सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं है। अगले दिन मैं नावेद के साथ एक मौलाना साहब के पास गया। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी और सिर्फ इतना कहा, यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एक तावीज दिया और कहा कि डर को नाम दो, उसे पहचानो, तभी वो कमजोर होगा। आज कई महीने बीत चुके हैं। मैं बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता हूं, हंसता हूं, काम करता हूं, दोस्तों से मिलता हूं। लेकिन कुछ रातें आज भी वैसी ही होती हैं। जब सब शांत होता है, तब मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं अब्दुल्ला हूं और ये कहानी सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं है। ये याद दिलाती है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से इंसान सही सलामत लौट तो आता है, लेकिन उसका एक हिस्सा वहीं पीछे हमेशा के लिए छूट जाता है। मौलाना साहब से मिलने के बाद कुछ दिनों तक मुझे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। तावीज गले में डालते ही मन को थोड़ा सहारा मिला। मैंने फिर से अकेले बाहर निकलना शुरू किया। रात में लाइट बंद करने की कोशिश की और खुद को समझाया कि डर सिर्फ दिमाग का वहम भी हो सकता है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार कहती थी, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो सिर्फ वहम नहीं था। कुछ अनुभव इंसान की हड्डियों में उतर जाते हैं और फिर जिंदगी भर वहीं रहते हैं। एक शाम मैं ऑफिस से देर से लौटा। घर में सब सो चुके थे। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे फिर वही ठंड महसूस हुई। मुंबई की गर्मी में वो ठंड असामान्य थी। मैंने पंखा बंद किया, फिर भी ठंड कम नहीं हुई। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास धीरे से सांस ले रहा हो। मैं हिला नहीं। मौलाना साहब की बात याद आई, डर को पहचानो, उसे नाम दो। मैंने मन ही मन कहा, मुझे पता है तुम कौन हो। उसी पल वो ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ दिनों बाद बाऊ का फोन आया। उसकी आवाज भारी थी। उसने बताया कि जसवली वाला पुराना जला हुआ घर अब पूरी तरह ढा दिया गया है। गांव वालों ने मिलकर उसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग बीमार पड़ने लगे थे। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस घर और उस औरत के बीच का रिश्ता अब साफ होने लगा था। मैंने बाऊ से उस औरत के बारे में पूछा। उसने कहा वो अब यहां नहीं है। कहां गई किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं वो वापस अपने मायके चली गई, कुछ कहते हैं वो पागल खाने में है और कुछ और ही कहते हैं। मैं ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ सवालों के जवाब जानना इंसान के बस का नहीं होता। नावेद ने मुझसे एक बात कही जो आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। उसने कहा, हर आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन हर डर खतरनाक होता है। जंगल में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो शायद बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि अधूरे दर्द की परछाई थी। और अधूरा दर्द हमेशा किसी ना किसी को ढूंढता है। आज भी जब न्यू ईयर आता है और लोग ट्रिप्स की प्लानिंग करते हैं, बाइक राइड्स की बातें करते हैं, तो मैं चुप हो जाता हूं। कोई पूछता है, अब्दुल्ला तू क्यों नहीं चलता? मैं मुस्कुरा देता हूं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां एक बार जाने के बाद इंसान का भरोसा वापस नहीं आता। मुझे अब भी जंगलों से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है उन आवाजों से जो मदद मांगती हैं, क्योंकि मैंने देखा है हर मदद मांगने वाली आवाज इंसानी नहीं होती और हर बार मुड़कर देखना सही फैसला नहीं होता। कई रातों में मुझे आज भी सपने आते हैं।
वही पतला रास्ता, दोनों तरफ घना जंगल और दूर कहीं कव्वाली की आवाज। मैं चल रहा होता हूं, लेकिन इस बार मेरे पीछे कोई नहीं होता। फिर भी दिल तेज धड़क रहा होता है, शायद इसलिए क्योंकि डर हमेशा पीछे नहीं चलता, कभी कभी वो इंसान के अंदर चलने लगता है। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि लोग समझ सकें, हर ट्रिप सिर्फ मजे के लिए नहीं होती और हर अंधेरी जगह खाली नहीं होती। कुछ जगहें यादों से भरी होती हैं, कुछ दर्द से और कुछ ऐसे राजों से जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं आज भी जिंदा हूं, सामान्य जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन उस जंगल, उस औरत और उस रात ने मुझे ये सिखाया कि डर से भागा जा सकता है, उसे कुछ देर रोका जा सकता है, लेकिन अगर डर ने आपको पहचान लिया तो वो जिंदगी भर आपको पहचानता रहता है।